सो एनएलएम के इस लेक्चर में चर्चा होने वाली है फ्रिक्शन की। मैं आपको बताऊं, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के टाइप्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और रिलेटेड एग्जांपल्स। अगर फ्रिक्शन को थोड़ा ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन में टोटल 4 से 5 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स में स्टैटिक फ्रिक्शन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन और काइनेटिक दोनों के मिक्स करके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 2-3 वैरायटीज हो गई। नेट कांटेक्ट फोर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्रिक्शन एक बहुत ही प्यारा लेक्चर है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चंस अक्सर इससे पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये मिक्स हो जाता है किसी न किसी टॉपिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि फ्रिक्शन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल कॉज क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स जानेंगे और रिलेटेड टर्म्स में धीरे धीरे डीप होंगे विद रिलेटेड एग्जांपल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रिक्शन की बेसिक डेफिनेशन के साथ। थोड़ा बहुत आपको आइडिया है भी फ्रिक्शन के बारे में। आप जानते हैं कि फ्रिक्शन जब दो बॉडीज रिलेटिवली मूव करना चाहती हैं एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टेक्ट में, उस वक्त जो अपोज ऑफर किया जाता है रफनेस ऑफ सरफेस के थ्रू, उसी को आप कहते हो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिव मोशन का अपोज है। जैसे कि अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में है, तो अगर रिलेटिवली एक तरफ स्लाइड कर रहा है तो उस मोशन का अपोज करना एक तरीके का फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन कई बार चलने में हेल्प भी करता है। कोई बॉडी रोल कर रही है, कोई पर्सन वॉक कर रहा है, फ्रिक्शन ना हो तो वो वॉक ही नहीं करता। तो फ्रिक्शन अपोज ही नहीं करता, फ्रिक्शन मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है। तो अपोज का टर्म कहां से आता है? रिलेटिव अपोज होता है। आप जो ग्राउंड के ऊपर पैर रखते हो, पीछे दबाते हो, यानी कि इंटेंशन आपकी पैर पीछे की तरफ फोर्स लगाने की, पर आपके पैर फिसल नहीं रहे, तो रिलेटिवली अपोज हुआ, उसकी वजह से पूरी बॉडी आगे गई। तो बॉडी मूव कर रही है रिलेटिव अपोज की वजह से। तो फ्रिक्शन एक रिलेटिव अपोज है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि आखिर फ्रिक्शन क्या है। तो आपको पता है कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट रिलेटिव मोशन को जब अपोज करे, एक दूसरे से चिपके हुए। इसमें ये भी बात ध्यान रखनी है, व्हेन टू बॉडीज आर इन फिजिकल कांटेक्ट। हालांकि प्रिलिमिनरी फ्रिक्शन को ड्राई और वेट फ्रिक्शन से भी कैटेगराइज किया जा सकता है। ड्राई वो है जो दो सॉलिड बॉडीज के बीच में लगे, वेट वो है जो फ्लूइड्स के थ्रू लगे, जैसे एयर फ्रिक्शन जब आप जाते हो, तो ऐसे फ्रिक्शन को यूजुअली वेट फ्रिक्शंस का कहते हैं। अभी हम यहाँ ड्राई फ्रिक्शन की ही बात करने वाले हैं, वेट फ्रिक्शन की चर्चा होगी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में। तो पहली चीज तो आपको ये समझ आ गई कि जो रिलेटिव अपोज है। दूसरी चीज क्या है कि आखिर कॉज क्या है। कॉज, एक कॉज जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो है इंटरलॉकिंग ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई सरफेस है और अगर बहुत बारीकी से उसे जूम करें तो उसमें कुछ रफनेस दिखाई देगी। बेशक आपको लग रहा हो बहुत स्मूथ है ये बोर्ड भी, लेकिन ये है नहीं। एक्चुअल में जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे तो आपको इसके सरफेस में ऐसे ऐसे शेप्स निकले दिखाई देंगे। अगर इसी के बाजू में कोई दूसरी सरफेस है, उसी में भी थोड़ी बहुत रफनेस होगी। अब दोनों आपस में अगर चिपक गई तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरलॉकिंग है सरफेस की रफनेस की वजह से, इसी के थ्रू अगर कोई अपोज हो रहा है तो उसी का नाम, वही एक कॉज है किस चीज का? फ्रिक्शन का। ये तो एक कहानी हो गई। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप बताओ फंडामेंटल कॉज क्या है। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल कॉज। अब फ्रिक्शन एक फोर्स है और फोर्स के बारे में अभी तक की जो हमारी जानकारी है वो ये है कि दुनिया में 4 फोर्सेस फंडामेंटल फोर्स हैं। बाकी सब फोर्स डेराइव्ड है, इन्हीं फंडामेंटल से बनी है। वो 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला और वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशन, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस हैं। कंपैरेटिव अगर कंपैरिजन देखें तो ग्रेविटेशन से ऊपर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और उससे ऊपर देखा जाए तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये पूरी की पूरी स्टोरी है, जो कहानी है, जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर हम ऑर्डर वाइज देखें
और कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो अगर ग्रेविटेशन को आप 1 मानते हो तो 10⁻25 टाइम्स वीक न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब सेकेंड ऑर्डर वीक न्यूक्लियर फोर्स का है। फिर उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 10⁻36 टाइम्स, और 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हेवी पार्टिकल जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको बाइंड करने में जो हेल्प करता है। तो अब हमारे दिमाग में ये आता है कि फ्रिक्शन कोई फंडामेंटल फोर्स तो है नहीं, ये तो डेराइव्ड फोर्स है, तो ये किस वजह से लग रहा होगा। तो हमने जब रिसर्च किया तो देखा कि इसके पीछे जो फंडामेंटल फोर्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि फंडामेंटल कॉज क्या है, फंडामेंटल कॉज, तो आप कहेंगे कि फंडामेंटल कॉज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जब भी कोई एक रफ सरफेस मान लिया हमारे पास है, और इस रफ सरफेस ने दूसरे सरफेस से जब उसका टकराना हुआ, तो क्योंकि दोनों सरफेसेस रफ हैं, तो जब ये एक दूसरे से चिपकेंगी और आगे बढ़ेंगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए। अगर यहां इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन हुआ तो क्या ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एरिया कैसा हो जाएगा, प्लस। तो अगर एक हिस्सा प्लस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सरफेस टू अदर, एक सरफेस हुआ पॉजिटिव, दूसरा सरफेस हुआ नेगेटिव, आप ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, पुल करने से मोशन का अपोज होगा, तो एक तरीके का रिलेटिव अपोज डेवलप हुआ। तो आपने देखा फ्रिक्शन का जो फंडामेंटल कॉज है दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आता है और मैग्नेटिक भी आता है, ध्यान रखिएगा, ये पूरी कैटेगरी एक ही कैटेगरी है। तो कहीं ना कहीं जो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, दिस इज फंडामेंटल कॉज बिहाइंड इट। तो आपको ये दोनों बात याद रखनी है, क्या क्या, कि फ्रिक्शन का जो नॉर्मल कॉज है वो है इंटरलॉकिंग ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस, और फ्रिक्शन का जो फंडामेंटल कॉज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से ये बात जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई। तो फ्रिक्शन की डिटेल और फ्रिक्शन का कॉज, ये दो बातें तो आप समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। अब वक्त है ये समझने का कि जब भी दो बॉडीज रिलेटिवली एक दूसरे से टच में है और मोशन करने की कोशिश कर रहे, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत है वो ये है कि जैसे मान लिया ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक जितना ज्यादा हैवी फोर्स होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ये सर नो, इंटेंसिटी मतलब अगर कोई थोड़ा कम इंटरलॉक हुआ है तो अपोज भी कम होगा, लेकिन अगर ज्यादा इंटरलॉकिंग हुआ है तो क्या ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा अपोज लगेगा। यानी कहीं ना कहीं एक बात आप समझ सकते हो, और वो कहानी है इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग से, इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग। अब हमने ये कोशिश करी जानने की कि इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग के लिए प्रैक्टिकली हम कौन सी क्वांटिटी बताएं। तो आप जरा फंडामेंटल लेवल पे सोचिए, अगर ये भाई साहब इस सरफेस के ऊपर हैं, तो जो इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हुई है उसका फंडामेंटल कॉज क्या, वेट है। अगर इनका वजन इसके ऊपर दबा नहीं होता, ये उसको दबाता नहीं, तो क्या ये इंटरलॉकिंग हो पाती। जो इंटरलॉकिंग यानी जो जुड़ाव हुआ है इनके बीच में, अटैचमेंट हुई है, उसके पीछे फंडामेंटल कॉज क्या है, इस भाई साहब का वेट लगाना और इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन लगाना। एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसने वेट पुट अप किया, सरफेस ने रिएक्शन प्रोड्यूस किया, नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस किया। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट, क्या यही वो फंडामेंटल कॉज हैं जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रही है। तो फिर हमने सोचा कि अब इसमें से वेट का नाम लें या नॉर्मल सरफेस का नाम लें, नॉर्मल रिएक्शन का नाम लें। तो फिर एक और एग्जांपल हमारे दिमाग में आया कि सपोज हमारे पास एक और सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी इस तरीके से रखी गई है और इसको मैंने एफ फोर्स लगा करके इसको अटैच कराया हुआ है। अब इसके ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा,
अब यहां जो इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग है वो एक तो इस फोर्स की वजह से है और इसका अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है जो अपोज कर रहा है वो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर ध्यान दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन, बेसिक नॉर्मल रिएक्शन एक्शन के बराबर ही है, पर नॉर्मल रिएक्शन यहां भी है, नॉर्मल रिएक्शन यहां भी है। यहां जो अप्लाइड फोर्स है वो वेट है और यहां वो फोर्स कोई और है, कोई और बॉडी लगा रही है, वेट नहीं है। तो अगर हमें कोई एक नाम देना हो तो जाहिर है आप वेट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां इस बॉडी का वेट तो नीचे लग रहा है। जो इंटरलॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सटर्नल फोर्स है। मान लीजिए ये एफ एक्सटर्नल है, तो यहां जो लॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो एफ एक्सटर्नल है, या इसी के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है। यहां वेट है, उसी के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है। तो इन दोनों में से अगर चूज करना हो कि एक्सटर्नल फोर्स लें या फिर नॉर्मल रिएक्शन लें, तो एक कॉमन चीज दिख रही है, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने ये समझ लिया कि वॉट एवर कॉज ऑफ इंटरलॉकिंग इज देयर, चाहे वो वेट हो चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, एक बात सत्य है कि सरफेस के थ्रू एक फोर्स लगने वाली है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और वो रिएक्शन एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो क्यों ना हम नॉर्मल रिएक्शन को सही कारण बताएं कि जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए जो पहला कारण अपने को दिखता है वो है क्या? नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। आप इसको समझ सकते हैं, क्या लिखेंगे कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। जो पहला कारण समझ आया अपने को वो ये है कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? तो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान रखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन किस चीज से रिलेटेड है? तो दो बातें यहां हैं। पहली बात, ये रिलेटेड है एक्शन से, रिलेटेड टू एक्शन फॉर इंटरलॉकिंग, फॉर इंटरलॉकिंग यानी इंटरलॉकिंग के लिए जो एक्शन है उससे रिलेटेड है। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रिलेटेड है, रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग, जो कि पहला कारण है, पहला फैक्टर है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग। तो इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे को कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी लेनी थी। तो अपने को समझ आया कि जो सबसे अच्छी फिजिकल क्वांटिटी है जो इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग को डिफाइन करने वाली है वो है नॉर्मल रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया कि वेट क्यों नहीं लिया, एफ एक्सटर्नल क्यों नहीं लिया, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन हर उस चीज के इक्विवेलेंट है जो कारण है यह इंटरलॉक कराने का। तो द वेरी फर्स्ट फैक्टर which disturbs, which affects friction, and that is what? Normal reaction. तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो बातचीत है, सेकेंड वो आप भी आइडिया लगा सकते हैं, बहुत ही कॉमन है, और वो है नेचर ऑफ सरफेस। अगर सरफेस ज्यादा रफ है, ज्यादा ही रफ है, तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी। और अगर दोनों सरफेसेस में का नेचर स्मूथ है, वो थोड़े स्मूथिंग में है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई कि नेचर ऑफ सरफेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिसर्चेस से इसके लिए हमने एक कॉफिशिएंट रखा हुआ है म्यू। नेचर ऑफ सरफेस के लिए हमने एक सरफेस कांस्टेंट रखा हुआ है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब स्टैटिक की बात होगी तो म्यू एस, काइनेटिक की बात होगी तो म्यू के, और रोलिंग की बात होगी तो म्यू आर। इसकी वैल्यू अलग अलग टाइप ऑफ फ्रिक्शन के लिए अलग अलग होता है। फिलहाल आप जानिए कि म्यू इज द कांस्टेंट, सरफेस कांस्टेंट, जो सरफेस के नेचर को डिफाइन करता है। म्यू की वैल्यू से हमें आइडिया लगता है कौन सा सरफेस कितना ज्यादा रफ है। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमारे पास वैल्यू है n, या फिर कई जगहों पे r लिखा होता है रिएक्शन के लिए, और सरफेस कांस्टेंट के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो म्यू है। तो ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन की बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन के लिए, तो एक बात अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूं, अभी इसकी डिटेलिंग डिस्कस करेंगे। अभी समझिए बस एक बेसिक आइडिया है कि फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला दिया जाता है उसमें एक तो सरफेस कांस्टेंट म्यू रहेगा और दूसरा एन रहेगा। एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, जो कि एक्शन से रिलेटेड है। तो ये दो बातें हैं, ये दो फैक्टर प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। एक और बात अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, और वो ये है कि क्या बॉडी के एरिया ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करेगा फ्रिक्शन? जितना बड़ा एरिया ऑफ सरफेस क्या उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन? तो आंसर इज नो। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन एरिया पे इंडिपेंडेंट है। अगर आप फंडामेंटल कॉज जानना चाहते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है। पहले तो मैं आपको ये नोट करा दूं कि अगर आपके दिमाग में होगा
कि क्या फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, तो आप ध्यान रखेंगे नहीं, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर इसका कारण आप जानना चाहते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो आप बड़ी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, इसमें कोई ब्लॉक है, वो ब्लॉक एक बार ऐसे रखा हुआ है और इसी को घुमा करके मैंने इसको ऐसे रख दिया। समझिए कि एक बार ये इस तरीके से रखा हुआ था और एक बार फिर हमने इसको घुमा करके ऐसे रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रिक्शन कब ज्यादा लगेगा, इस वाले केस में या इस वाले केस में? तो देखिए, फ्रिक्शन में दो बातें हैं। अगर आपने इसको सरफेस एरिया को कम कर दिया तो नंबर ऑफ कांटेक्ट, अगर मतलब मैं एक क्यूबिकल एरिया वाइज ले लूं और एक क्यूबिकल एरिया को एक मान लूं, ऐसे से दो क्यूबिकल एरिया, 3 4 5, तो अमाउंट ऑफ कांटेक्ट की मैं बात करता हूं। यहां आपने अमाउंट ऑफ कांटेक्ट घटाया है, यहां अमाउंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ाया है। अब कांटेक्ट से ही फ्रिक्शन आ रहा है, तो ये बात आपके दिमाग में आ सकती है कि इस वाले में ज्यादा फ्रिक्शन, इसमें कम। लेकिन जरा दूसरे एंगल से सोचिए, अगर मैंने इस भाई साहब को ऐसे कर दिया तो अमाउंट ऑफ कांटेक्ट तो घट गया, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ कांटेक्ट, अगर सरफेस एरिया कम होता है तो क्या प्रेशर बढ़ जाता है? मतलब ये तो वही बात हुई कि दो उंगलियां हैं, बहुत ही ज्यादा ताकत से इन्हें जकड़ लेना, और 4 फिंगर्स हैं, कम ताकत से इसे जकड़ना। ओके सॉरी, सो पॉइंट आप, आई होप आप समझ गए कि अगर मान लिया कि ये 4 हैं, अब 4 लाइटली लॉक हों और 2, नंबर ऑफ कांटेक्ट तो ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी कम है, और 2, जैसे हमने 2 किया तो नंबर ऑफ कांटेक्ट बेशक घटा लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग बढ़ गई, बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से लॉक कर लिए, तो बात तो बराबर ही हुई। एक तरफ से चीजों को घटा रहे हो तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग बढ़ जा रही है, यही फर्क पड़ता है। तो अगर सेम बॉडी की बात की जा रही है, सेम मास की बात की जा रही है, तो एरिया पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। सेम मास सेम बॉडी, समझ गए? अब पता चला आप पहले छोटा सा एरिया 2 किलो का लिया था, अब 10 किलो का बड़ा एरिया ले लिया, तो जब मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। यहां मैं बात कर रहा हूं सेम बॉडी की। अगर सेम बॉडी है, उसको आप डायमेंशन चेंज कर करके कभी छोटा एरिया कभी बड़ा एरिया कर रहे हो, तो जैसे ही एरिया बड़ा करोगे बेसिक एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग घट जाएगी, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो गया। प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। दूसरे में एरिया कम कर दिया, नंबर ऑफ कांटेक्ट बेसिक घटा दिया, लेकिन जितने भी कांटेक्ट होंगे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, इसलिए बात बराबर ही है, चाहे घटे चाहे बढ़े। इसीलिए कहा गया है क्या, कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन दो ही बातों पर डिपेंडेंसी है उसकी, एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि एक्शन से रिलेटेड है, और दूसरा नेचर ऑफ सरफेस। रफ सरफेस है तो रफ ज्यादा, कम सरफेस है तो कम, और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन के लिए म्यू एन का एक बेसिक आइडिया लगा। तो ये तो रही फ्रिक्शन किन किन फैक्टर से डिपेंड करती है। अब जो लॉजिक है वो है जानने की टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, और समझते हैं कि कितने टाइप का फ्रिक्शन है और क्या कॉन्सेप्ट है उसका। सो अगर टाइप की बात करें तो फ्रिक्शन मेनली 3 तरीके से डिफाइन होता है। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला टाइप है स्टैटिक, जैसे इसका नाम है स्टैटिक, मतलब रेस्ट में है जब कोई बॉडी, उस वक्त अगर वो ट्राई करने की कोशिश कर रही है और मूव नहीं कर पा रही है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक कहते हैं। दूसरा है काइनेटिक, मोशन से रिलेटेड, इसको स्लाइडिंग भी कह सकते हो। कई बार काइनेटिक के 2 कैटेगरीज बनाई जाती हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग, आप वैसे भी समझ सकते हो, या फिर यूजुअली हम काइनेटिक को स्लाइडिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और रूलिंग फ्रिक्शन एक तीसरा पार्ट है जो रूल करती हुई बॉडी के ऊपर लगता है, ये थोड़ा अलग है नॉर्मल फ्रिक्शन से, इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है। तो अगर फ्रिक्शन के टाइप्स के देखें तो आपने क्या देखा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर इसको स्लाइडिंग समझिए, और रोलिंग फ्रिक्शन, ये 3 प्राइमरी कैटेगरी है। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे लगता है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ध्यान रखिए, हर रेस्ट बॉडी पे फ्रिक्शन लगे जरूरी नहीं है, ठीक है? रेस्ट, इसका मतलब ये डेफिनेशन अधूरी है। ये तब है कि व्हेन बॉडी इम्पेंड टू मूव, ट्राई टू मूव बट अनेबल टू मूव, यानी जब कोशिश कर रही हो मूव करने की और जिस फ्रिक्शन की वजह से मूव ना कर पा रही हो, उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, रुके ही ऑब्जेक्ट पे जो लगे। और ये फ्रिक्शन कब लगता है, वाइल स्लाइडिंग, यानी कि वाइल मोशन, जब भी कोई बॉडी स्लाइड कर रही हो, और वाइल रोलिंग, अगर कोई बॉडी रोल कर रही हो,
तो सरफेस जो फ्रिक्शन ऑफर करता है उसको आप रोलिंग फ्रिक्शन कहते हो। तो हर एक फ्रिक्शन की डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, कि आखिर ये फ्रिक्शन क्या है और क्या ओवरऑल इसकी कैटेगरी है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये आता है कि एक ऐसा फ्रिक्शन जो इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करे। इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करने का मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी बॉडी अगर ट्राई करे मूव करने की बट मूव ना कर पाए। कोई भी बॉडी क्या करे जब ट्राई करे। सो ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। क्या वो ये है कि व्हेन अ बॉडी ट्राइज टू मूव बट कांट, यानी कि मूव ना कर पाए, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम होगा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये तो सबसे बेसिक बात हो गई जिसका आपको ध्यान रखना है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अक्सर ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले कि ये जो भाई साहब हैं ये तभी एक्ट करते हैं, इट एक्ट्स ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इस बात को आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे मान लिया इस एक बॉडी एक रफ सरफेस है यहाँ और इस रफ सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। अब पूछा जाए कि बताओ फिलहाल इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा है कि नहीं, तो आपके दिमाग में आ सकता है हाँ लगा है, भी हो सकता है दिमाग में नहीं लगा है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये भाई साहब मूव करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो इनको अपोज करेगा कौन? तो मेन मुद्दे की बात क्या है कि जब ये मूव करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे मूव करने की, तभी तो यहां से अपोज डेवलप होगा। इसीलिए जब तक बाहर से कोई फोर्स लग करके इसको मूव नहीं करा रहा होगा, कोशिश नहीं कर रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे मूव नहीं कर रहा होगा क्या? देखिए मूव, यहां ये बात फोर्स क्यों लिखा गया है? मूवमेंट भी तो हो सकती है। नहीं, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। चलती हुई चीज पे जो फ्रिक्शन लगे वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक तो रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट पे लगती है। स्टैटिक क्या लगती है? सॉरी, स्टैटिक तो रेस्ट वाली चीज के ऊपर लगेगी। अब रेस्ट वाली चीज चलने की कोशिश कब करेगी? जब फोर्स लगेगा। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सॉरी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब तक ये कोशिश नहीं करेगा, और जब तक ये कोशिश नहीं करेगा तब तक कोई अपोज डेवलप नहीं होगी। तो पहली जो चीज ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। नो फोर्स मतलब नो फ्रिक्शन। रखी हुई चीज पे हमेशा फ्रिक्शन लगे ये जरूरी नहीं है। आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसको मैं फर्स्ट पॉइंट का नाम दे देता हूं। कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे और वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सो आइए अब एक सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक और पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये कांस्टेंट नहीं रहती, इज वेरिएबल। यानी कि इज वेरी, पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल या वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल। ये बात सही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछा जाए कहां से कहां तक वेरी करता है, तो इट वेरीज फ्रॉम 0 टू, मतलब 0 तो रहेगा ही, अगर कोई फोर्स नहीं है तो वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो 0 से एक सर्टेन लिमिट तक, 0 टू अ सर्टेन लिमिट एक वैल्यू है। देखो अब वो लिमिट किस किस बात पे डिपेंड करेगी? लिमिट डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सरफेस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे, कि कितनी इंटेंसिव लॉकिंग हो रखी है इसी बात पे। और इंटेंसिव लॉकिंग दो ही बातों पे डिपेंड करती है, कितना फोर्स लगा है लॉकिंग के लिए या नेचर ऑफ सरफेस कैसा है। तो इसी से लिमिट डिफाइन होती है। तो एक सर्टेन लिमिट तक ये, और हर सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, हर बॉडी के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो 0 टू अ सर्टेन लिमिट इसकी वैल्यू वेरी करती है। ये जो लिमिट है इसी का नाम हमने लिखा हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम रखा हुआ है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सर्टेन लिमिट का। तो अब पूछा जाए क्वेश्चन ये बनेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
तो आप ये कहेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखिएगा क्या है ये, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये भाई साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के और एक सर्टेन लिमिट तक। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, एक तरफ मैं रखूं फ्रिक्शन अमाउंट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरी तरफ रखूं अप्लाइड फोर्स जो कि लगाया गया है एक ऑब्जेक्ट तक, तो आप ध्यान रखेंगे ये 0 से शुरू होकर के और एक सर्टेन लिमिट तक जाएगा, और ये जो लिमिट होगा इस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन को आप क्या कहोगे, तो ध्यान रखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब भी कोई स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई वैल्यू निकालने को कही जाती है तो उसमें हम यूजुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं कि मैक्सिमम कितनी ऑफरिंग हो सकती है। अगर अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा चला गया तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, और अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। तो जो सबसे पहली चीज चेक करनी होती है फ्रिक्शन में, वो ये देखनी है कि रेस्ट बॉडी पे जो भी फोर्स लगा है क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन की जब भी वैल्यू बात की जाएगी तो लिमिटिंग ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन आई होप आप ये सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल होती है, 0 से एक सर्टेन लिमिट जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं वहां तक ही ये वेरी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका ग्राफ भी आई होप आपको बहुत क्लियर है। अब इसमें एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे। नोट पॉइंट क्या है, बिफोर लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिटिंग से पहले, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो बराबर होगा किस चीज के, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो रीच नहीं कर रहा, तो उससे पहले जो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स की बराबर होगी। आई होप आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे मान लिया ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लगा हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लेते हैं वो है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। अब किसी ने इसके ऊपर लगा दिया 2 न्यूटन। अब आपसे पूछा जाएगा इस वक्त फ्रिक्शन कितना लगा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। तो आप यही तो देखेंगे कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस 2 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका काम है बैलेंस करना। तो अभी इसको मूव नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो है 2 न्यूटन। अगर मान लेते हैं अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है, अगर 4 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन, 6 न्यूटन है 6 न्यूटन, 10 न्यूटन है 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 0। अब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वहां लगेगा ही नहीं, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3, जिसमें ध्यान रखना कि बिफोर लिमिटिंग फ्रिक्शन amount of static friction is always equals to amount of applied force। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी कहानी बहुत अच्छे से क्लियर हुई। अब एक जो टर्म बनता है वो बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अब स्टैटिक तो आपको पता है, स्टैटिक तो वेरिएबल वेरी करता है, कहां से कहां तक, 0 से लिमिटिंग तक। तो अगर हम लिमिटिंग का लेवल निकालना चाहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें, क्योंकि लिमिटिंग से पहले तो जो फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। तो बस हमें फाइनल निकाल लेना चाहिए, वही हमारे काम का है। तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन। अब ये जो म्यू है इसको आप चाहो तो एस लिख लो, और नेचर ऑफ सरफेस को डिफाइन करता है, इसी का एक और नाम भी है और वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए पर्टिकुलर सरफेस। इसको सरफेस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, सरफेस कांस्टेंट फॉर फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन सरफेस कांस्टेंट भी कहा जाता है कि दोनों सरफेस, और ये हमेशा किसी एक बॉडी का नहीं होता, फ्रिक्शन दो लोगों के बीच की बात है। ये नहीं कि आप सोचो कहीं फ्रिक्शन एक है, आपने अगर कार में बहुत अच्छे टायर लगा रखे हैं ग्रिप वाले और रोड ही चिकनी हुई तब भी फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप रोड बहुत अच्छा है और टायर चिकने हैं तब भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा दो लोगों के बीच की बात है।
इसीलिए ये किसी एक सिंगल सरफेस का नहीं होता, ये कांस्टेंट हमेशा दो का कोलैबोरेटिव एफर्ट देखा जाता है, दो का कोलैबोरेटिव कॉन्टेक्स्ट है ये। तो इसीलिए ऑलवेज ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शन किसी सिंगल सरफेस का कभी नहीं होता फ्रिक्शन कांस्टेंट, वो हमेशा दो सरफेस का कंबाइंड इफेक्ट है। तो म्यूएसिस नेचर ऑफ सरफेस कहा जाता है, नेचर ऑफ इंटरफेयरिंग सरफेसेस, तो उसकी बात है। तो मेन ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ गई वो है म्यू एस टाइम्स ऑफ एन, और एन किस चीज से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन कहीं ना कहीं एक्शन और एक्शन इंटरलॉकिंग इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कभी कोई बात ऐसी आएगी, फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये कोई बॉडी है, इसका म्यू दे रखा है 0.5 और इसका मास है 10 kg का, पूछा जाए बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, तो ऑब्वियस है म्यू टाइम्स ऑफ एन कर लेंगे। अब एन जुड़ा हुआ होगा इसके वेट से, mg से, तो mg कहीं ना कहीं यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। इस पर्टिकुलर केस में n किसके बराबर है, mg के। इंक्लाइन होता तो अलग कहानी हो जाती, लेकिन यहाँ प्लेन सरफेस है तो यहाँ n कहीं ना कहीं mg के बराबर है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू mg, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0.5, जिसको 1/2 भी लिख सकते हो, 10 इंटू जी को 10 मान लो, तो 50 न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आई होप आपको इस बात की प्रॉपर क्लैरिटी मिली कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली कैसे जाती है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। इसी में मान लिया कोई और एग्जांपल ले ली, जैसे कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, आपने अप्लाइड फोर्स रखा है 20 न्यूटन का, इसकी वैल्यू है 0.4। अब आपसे पूछा जाए बताओ फ्रिक्शन कितना, तो यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसकी वैल्यू 0.4 और इंटू डायरेक्टली 20, क्योंकि यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं 20 के इक्वल है। तो ऐसे में 4/10 इंटू 20, तो जिसको आप लिख सकते हो 8 न्यूटन विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन गेट ऑफर्ड। तो ये ओवरऑल स्टोरी रही लिमिटिंग फ्रिक्शन की। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से जुड़े हुए एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन उससे पहले दो आपको बेसिक बात बता दूं, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब वो दो बेसिक बातें कौन सी हैं? सबसे पहला एक टर्म है जिसको कहते हो एंगल ऑफ रिपोज। आप क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद में एंगल ऑफ रिपोज पे आऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या मतलब है, फ्रिक्शन का एंगल क्या है? अब मेरी बात ध्यान से समझिए। मान लिया आपके पास एक रफ सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ, तो और ये ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू मूव। सपोज इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया, एफ एक्सटर्नल। अब जैसे ये लगेगा तो एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा इसके ऊपर लग रहा होगा वेट, और ये एफ एक्सटर्नल। अब अगर थोड़ा ध्यान दीजिए, कोशिश करिए, तो आपको एक बात समझ आएगी कि ये जो वजन है, वेट है, ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये एफ एक्सटर्नल कांटेक्ट भी हो सकता है, नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये बॉडी के ऊपर लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स किस वजह से लगा हुआ है और प्रैक्टिकल लॉजिक क्या है। तो यहां बात हो रही थी कि इस एफ एक्सटर्नल का तो हमें आइडिया है नहीं। मेनली यहाँ क्या है, एक्शन जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगा वो नॉर्मल रिएक्शन है, और प्रैक्टिकली लगा फ्रिक्शन। फिर से कहता हूं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगा वो नॉर्मल रिएक्शन है, और प्रैक्टिकली लगने वाला फोर्स है फ्रिक्शन। तो इन दोनों का, अगर इन दोनों को देखें एक तरीके से, दोनों कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं। अगर इन दोनों का कोई रिजल्टेंट होगा तो क्या वो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इनके बीच में होगा? रिजल्टेंट आर कैसा होगा? एग्जैक्टली बीच में होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन से इस रिजल्टेंट के इस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, इसका कारण समझिए। अगर वेक्टोरली आप चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन, और इस फ्रिक्शन को आप यहां प्लॉट कर लें तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन। तो उसका रिजल्टेंट ऐसा, रिजल्टेंट सॉरी, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये वाला एंगल को मैंने कहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा बड़ा हुआ तो एंगल छोटा होगा, ज्यादा बड़ा हुआ तो एंगल बड़ा होगा।
फ्रिक्शन छोटा हुआ, कम लगा तो एंगल भी कम लगेगा। क्या ये जो एंगल है वो डायरेक्टली फ्रिक्शन को दिखा रहा है? फ्रिक्शन कम तो एंगल कम, फ्रिक्शन ज्यादा तो एंगल ज्यादा। फिर से समझिए, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो ये रिजल्टेंट इधर होगा तो एंगल छोटा होगा। अगर फ्रिक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा ये एंगल वैसे वैसे बढ़ेगा। तो क्या ये जो एंगल है वो डायरेक्टली फ्रिक्शन को लिंक कर रहा है, फ्रिक्शन को दिखा रहा है? इसीलिए इस एंगल को आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन को दिखाने वाला एंगल है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन से डायरेक्टली लिंक है। जितना कम फ्रिक्शन उतना ज्यादा, उतना उतना कम एंगल, डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आई होप आप ये समझ गए। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे इट इज व्हाट? एंगल बिटवीन। कौन कौन सी चीजों के बीच का एंगल है ये? पहला तो ये है एंगल बिटवीन, पहली चीज क्या है एंगल बिटवीन? तो नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट। एंड रिजल्टेंट आप ये कह सकते हैं। अब रिजल्टेंट किस चीज का रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट के अंदर ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, या बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है। कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहो तो सिर्फ दो ही बात याद रखो, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट, इनके बीच का। आप कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट किसका किसका है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का ही तो रिजल्टेंट है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप टेंजेंट ऑफ दिस एंगल ले ले, टेंजेंट का मतलब टेन थीटा, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? फ्रिक्शन है, और दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर देखा जाए, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने को कहा जाए, तो आप क्या देखेंगे? टेन थीटा। तो क्या आप लिख सकते हैं? टेन थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ। ध्यान रखिएगा सारी कहानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है। ये क्या है? ये लिमिटिंग वैल्यू पे हम सारी रिसर्च करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू पे। तो अगर देखा जाए तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये है एफ एस, और बेस है नॉर्मल रिएक्शन। तो टेन थीटा कहीं ना कहीं ये एफ एस बाई एन के इक्वल है। अच्छा, एक और चीज जानते हैं आप, ऑल्सो वी नो दैट, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि एफ एस का फॉर्मूला म्यू एस टाइम्स ऑफ एन है। तो देखा जाए तो अगर एन को यहाँ ले जाए तो एफ एस बाई एन क्या म्यू एस के बराबर होता है? यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। तो अगर इस इक्वेशन को 1 देखें और इस इक्वेशन को 2, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के ठीक बराबर है। सो टेन थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? म्यू टाइम्स ऑफ एस। तो इंपॉर्टेंट बात, कंक्लूजन क्या है इस पूरी बात का? कंक्लूजन ये है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस चीज के इक्वल है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आई होप आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात अपने को क्लियर हो। ये स्टेटमेंट ऑलवेज याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ऑलवेज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो पहली चीज तो आई होप आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन का समझ आ गया। कभी भी ऐसा कोई पॉइंट आए तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट पॉइंट है जिसको कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंगल ऑफ रिपोज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए एंगल ऑफ रिपोज की चर्चा करते हैं। सो एंगल ऑफ रिपोज एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एंगल ऑफ रिपोज की जब बात करते हैं तो इसमें एक बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन अप टू विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी, या आप ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन आफ्टर विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, ये भी पूछा जाता है। सो बातचीत ये हो रही थी कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, अब डेफिनेशन चाहे रिमेन्स स्टेशनरी लिखें, स्टेशनरी रहने का मैक्सिमम एंगल,
और मूव करने का मिनिमम एंगल, ये दोनों डेफिनेशंस लिखी जाती है। इसका क्या मतलब है मैं थोड़ा समझाता हूँ। पहली चीज ये है, इस पूरे एंटायर स्टोरी में अगर आप पहली चीज ध्यान दें तो उसमें ये है कि रिपोज का सेंस क्या है। पहली चीज तो हम इसे फोकस करेंगे कि रिपोज का क्या मतलब है। रिपोज, सपोज मान लिया एक प्लेन है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे। अब अगर आपने इसको ग्राउंड के साथ एक सर्टेन एंगल पे उठाना शुरू किया, जैसे कि अब मैं प्लेन यही रख देता हूं और इसको थोड़ा ऐसे उठाता हूं, तो क्या आपको लगता है कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसके स्लाइड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी, स्लाइड करने की प्रोबेबिलिटी? तो अक्सर ऐसा होता है कि सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीजें हैं, अगर आपने उसको एक सर्टेन, जैसे सपोज कि ये मेरे पास फोन है, अब मैं इसको ऐसे रखा हुआ है प्लेन के ऊपर, अगर मैं इसको उठाना शुरू कर दूं, अब ये नहीं स्लाइड कर रहा, लेकिन जैसे ही एक लेवल क्रॉस करूंगा क्या ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, इजंट इट? तो सेंस ये है कि जैसे कोई बंदा पोज दे रहा है, इस पोज में स्टैटिक है, इस पोज में स्टैटिक है, इस पोज में इसको रीपोज किया जा रहा है और उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मूव नहीं कर रहा है। इस तो वो मैक्सिमम एंगल जहां तक इसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, रिपोज किया जा सकता है, उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और जिस पॉइंट से फिसलना शुरू कर दे, जिस पॉइंट से ये फिसलना शुरू कर दे, उसी को आप फाइनल पॉइंट मानोगे और उस फाइनल पॉइंट की जो एंगल है उसी को, वो लिमिटिंग एंगल होगा, उसी लिमिटिंग एंगल को आप एंगल ऑफ रिपोज कहते हो। इसलिए मैक्सिमम वर्ड यूज किया जा रहा है। सपोज यहां रखा, इस पोजीशन पे रखा, फिर इस पोजीशन पे रखा, फिर इस पोजीशन पे रखा, एक सर्टेन एंगल आया, वो एंगल फाई है, उस फाई एंगल पे जाके ये स्लाइड करना शुरू कर देता है या करने वाला है, अबाउट टू स्टार्ट। तो ये जो मैक्सिमम एंगल है जहां तक ये रेस्ट में रह रहा है, उसके बाद ये मोशन करना शुरू कर दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्योंकि रीपोजिशन इसकी यहीं तक पॉसिबल है। अगर इससे ज्यादा आपने रीपोजिशन करी तो ये फिसलता हुआ नीचे आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम एंगल ऑफ रिपोज है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां उठा रहे हो तो प्रैक्टिकली आपको पता है, अगर ये वाला एंगल फाई है, ये वाला एंगल फाई है, तो mg नीचे लग रही होगी, ये भी फाई हो जाएगा। ये रिजोल्यूशन कई बार आप पढ़ चुके हो, mg cos फाई इधर और mg sin फाई इधर, mg sin फाई। जैसे ही फिसलने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन जो है वो उसका अपोज करेगा। तो एक बात तो ऑलवेज ध्यान रहेगी, और वो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, यानी कि कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स है mg sin फाई, तो हर हाल में बिफोर द लास्ट लिमिट ये कहानी तो ऑलवेज सही होगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, mg sin फाई के बराबर है। ये mg sin फाई क्या है, वेट का वो कंपोनेंट जो इसको स्लाइड करा रहा है, उसको आप कह रहे हो mg sin फाई, और फ्रिक्शन उसे बैलेंस कर रहा है। ये वेरिएबल अमाउंट है, लेकिन हर बार जितनी भी वैल्यू होगी mg sin फाई की, उसको ये बैलेंस करेगा। अब जो फ्रिक्शन की लिमिट होती है, मान लेते हैं ये फाई एट द फाइनल लेवल, एट फाइनल लेवल आपको पता है कि फाइनल लेवल में जो एंगल है वो फाई है, मान लेते हैं एंगल इज फाई। एंगल क्या है, एंगल इज फाई, ऐसा मान लेते हैं। अब फिलहाल किसी स्मॉल एंगल के लिए ये मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसको थीटा के फॉर्म में ही मान करके चलिए, ये भी थीटा, फाई तो हम माई फाइनल वाला एंगल मान लेते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो चाहो तो साइन थीटा, यानी कि mg साइन थीटा के बराबर है। अगर मैक्सिमम लिमिट में, फाइनल लिमिट में एंगल अगर फाई है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन ऑफर हो रहा होगा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू टाइम्स ऑफ एन, और एन की जो वैल्यू होती है नॉर्मल रिएक्शन की, वो एक्शन पे डिपेंड करती है टुवर्ड्स द सरफेस। अगर ध्यान दीजिए, अगर सरफेस की तरफ अगर एक्शन लगा है mg cos फाई, सोचिए तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा क्या वो mg cos फाई को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, यस और नो? ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सपोज कि एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और ये वाला एंगल फाई है, तो mg नीचे टुवर्ड्स द सरफेस जो फोर्स लगा है वो है mg cos फाई। तो जब सरफेस की तरफ mg cos फाई लगा है तो सरफेस से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा
नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, रेजोल्यूशन में बात मैं बता चुका हूं, नहीं तो आज फिर समझ लीजिए। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाता है और वो ऑलवेज अपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, तो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर नहीं होती हर बार। इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो mg cos फाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि mg का वो कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सरफेस लगा है वो ये है, तो सरफेस भी इसी के बराबर का इक्विवेलेंट फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहां जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है, mg cos फाई के, तो यहां आप लिखोगे mg cos फाई। ये क्या हो गई, तो आंसर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। और ये भी बात सही है कि इस वक्त जो फोर्स लगा है वो mg sin फाई भी लगा है। इसका मतलब ऑल्सो जो अगर आप फोर्स देखो तो जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है mg sin फाई को। इसका मतलब ये दोनों को आप चाहो तो इक्वेट कर सकते हो, इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन से मिलेगा क्या, तो आप ये देख सकते हैं कि म्यू mg cos फाई को अगर आप इक्वेट करो mg sin फाई से, तो आपको एक खूबसूरत बात समझ आएगी। mg से mg काटो तो म्यू कहीं ना कहीं म्यू एस आप लिखिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही। तो म्यू एस कॉस इधर आया, साइन फाई बाई कॉस फाई किस चीज के इक्वल हुआ, टेन फाई के। तो अभी एक और खतरनाक सी बात पता लगी, मस्त सी, कौन सी, कि एंगल ऑफ रिपोज का भी टेंजेंट कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, जैसा इससे पहले वाली डेफिनेशन थी। कौन सी वाली, कौन सी वाली, कि कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। ऐसे ही टेन फाई भी म्यू एस के इक्वल है, इसको भी, तो इसको भी आपको नोट करना है। ओके, तो मैंने इसको नोट कर लिया है यहाँ। So we can see that tangent of angle of repose is equals to coefficient static friction. So ये दोनों बातों में, दोनों फ्रेम में ये बात कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है, चाहे वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की कहानी हो, चाहे वो एंगल ऑफ रिपोज की कहानी हो, कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों के ऑलवेज इक्वल होता है। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जब आप प्रैक्टिकली एंगल ऑफ रिपोज को देखेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो अगर आप नोट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं 2024 में ही एक क्वेश्चन आता है कि एक 2 kg का ब्लॉक है और बिगिंस टू स्लाइड ओवर सरफेस विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। यानी ये कह रहे हैं कि 45 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे ये बिगिंस टू स्लाइड करता है। इसका मतलब जो इसका एंगल ऑफ रिपोज है वो कितना है, 45 डिग्री है। यस और नो। पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब पीछे वाली डेफिनेशन क्या लिखी है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब सीधा जो म्यू एस होगा वो कहीं ना कहीं टेन फाई के इक्वल होगा, यानी कि फाई है 45 डिग्री। अब टेन 45 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज 1। सो म्यू एस की वैल्यू 1। आपको यकीन तो नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में ही। सो एंगल ऑफ रिपोज में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया कि डायरेक्ट आया हुआ एक क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2024 को। इसके अलावा भी कुछ लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। एक लेवल जिसके 2 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके मॉक पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ये 2024 में ये भी क्वेश्चन आया था और 2014 में भी आया था, इसको भी मैंने दिखाया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यू बस चेंज किया है। यहाँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 है, वहां एक्स स्क्वायर बाई 4 है। ये मीन्स 2014 में आया हुआ था। तो दोनों ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम लॉजिक के हैं, एंगल ऑफ रिपोज के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। लिखा है ब्लॉक मासम है, एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जो है एक कर्व सरफेस एरिया पे चल रहा है वो, और जो सरफेस है उसका y कैसा चल रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 4। मतलब मान लीजिए ये कहानी कुछ ऐसी है, और इसके बारे में ये कहा है सरफेस के बारे में कि सरफेस किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा है ना, क्रॉस सेक्शन गिवन बाई एक्स स्क्वायर बाई 4। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे रखा है, म्यू एस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.5। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको बताना है द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से वो मैक्सिमम हाइट एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, यानी
कहने का ये पॉइंट है कि एक ऐसा हाइट जहां ऑब्जेक्ट स्लिप ना कर रहा हो, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, ऑब्वियस है एंगल ऑफ रिपोज की चर्चा करी जा रही है। तो आप 1 मिनट सोचिए, सॉरी, आप 1 मिनट सोचिए और फिर इसको सुलझा सकते हैं। अब क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, मैं आपको बता दूं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर म्यूएस 0.5 है, जिसको कि आप 1/2 कह सकते हो, और आप जानते हो कि म्यूएस एंगल ऑफ रिपोज के टेंजेंट के बराबर होता है tan phi, तो tan phi कहीं ना कहीं 1/2 के इक्वल हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि जो यहां, जैसे पर्टिकुलर यहां का एंगल मान लेते हैं, एंगल ऑफ, ये वाला एंगल फाई है, एंगल ऑफ रिपोज, जहां जाकर के ये ब्लॉक रेस्ट कर सकता है, उससे और ऊपर उठा तो फिसल जाएगा। मतलब यहां है, यहां से फिसलता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है। एक ऐसा एंगल जिसके ऊपर ये, जहां तक ये रेस्ट में है उसके बाद ये फिसल जाएगा, वो एंगल ऑफ रिपोज है। कहीं ना कहीं tan phi आप जानते हो dy/dx के इक्वल भी होता है। किसी इंस्टेंस में इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालने का फॉर्मूला है dy/dx, tan phi के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो कि 1/2 के इक्वल है। तो अब अगर y(x²/4) है, तो स्लोप अगर निकालना हो तो dy/dx में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2x/4, जिसको आप लिख सकते हो x/2। इसका मतलब जो dy/dx की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तो आंसर इज x/2। और x/2 होना कितने के बराबर चाहिए, सो x/2 शुड बी इक्वल टू 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी जिस वक्त ये फिसलना शुरू करेगा उस वक्त x की वैल्यू कितनी होगी, आंसर इज 1। तो x इज इक्वल टू 1 वो फाइनल लाइन है जिसके बाद ये फिसल जाएगा। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू तो निकालना आसान है, कैसे, एज y इज इक्वल टू, जो कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, x²/4। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर/4, यानी y की वैल्यू 1/4 आ जाएगा। दिस इज व्हाट, मैक्सिमम हाइट, जहां तक ये ऑब्जेक्ट क्या रहने वाला है, रेस्ट में रहने वाला है। तो आई होप आपको इस बात की प्रॉपर क्लैरिटी मिली कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। तो सिंपली स्लोप dy/dx से निकालना था, कंपेयर करना था और सॉल्व कर लेना था। एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ गया है तो आइए आप इसको सुलझाइए, खुद आंसर निकालिए। आपको पता है जब आप यहाँ dy/dx करोगे तो ये हो जाएगा 3x²/6, जिसको आप लिख सकते हो x²/2 बिना किसी दिक्कत के। और 0.5 है तो इसको इक्वेट कर दोगे, यानी 1/2 से, तो x की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ जाएगी, 1। अगर x की वैल्यू 1 आ जाती है तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो यहाँ x की वैल्यू 1 कर दो, तो 1 का क्यूब 1, 1/6 विल बी द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप स्लोप समझ गए। स्लोप से एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ रिपोज से म्यू एस को लिंक करना और इसको निकालना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस में से एक होता है, जो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ रिपोज से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इस बात की क्लैरिटी मिली। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, एक कई बार नेट कांटेक्ट फोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और 2022 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था। तो फ्रिक्शन में नेट कांटेक्ट फोर्स नाम से एक टॉपिक है, आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। सो सिचुएशन ये है कि ये वो सरफेस है और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा और इसमें दो तरीके के केस है। एक तो ये है कि ये नॉर्मल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, नॉर्मल प्लेन, और इस नॉर्मल प्लेन में सपोज कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन एक जैसी होती हैं, क्योंकि इन दोनों ही सिचुएशन में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लगा होता है। या तो फिर से कहता हूं, या तो कोई बॉडी रेस्ट में है या तो उस बॉडी के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब उसका नेट एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। तो सपोज मान लिया इसके ऊपर रेस्ट, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो आप जानते हैं फिर भी एक वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा होगा और इस वेट का अपोज नॉर्मल रिएक्शन कर रहा होगा ऊपर की तरफ। अगर ध्यान दें तो ये जो mg है वो फोर्स है नॉन कांटेक्ट, क्योंकि ये वेट है जो कि ग्रेविटेशन की वजह से लगा हुआ है। तो इस फोर्स को आप कहते हो नॉन कांटेक्ट,
और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा सरफेस लगाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एक कांटेक्ट फोर्स है। अगर ध्यान दें तो ये कैसा फोर्स है, तो आंसर इज कांटेक्ट फोर्स है। तो ये नॉन कांटेक्ट और ये कांटेक्ट। अब सिचुएशन ये है कि अगर इस सिचुएशन में जब बॉडी रेस्ट में है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो आपका आंसर होगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो ऑब्वियसली जीरो। या ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो या फिर रेस्ट में हो, दोनों ही सिचुएशन में इसकी नेट फोर्स कितनी है, तो आंसर इज जीरो। आई होप इस बात की क्लैरिटी है। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नेट कांटेक्ट फोर्स कितना, नेट कांटेक्ट फोर्स कितना, तो आपका आंसर क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे कि नेट कांटेक्ट फोर्स किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के, क्योंकि यहाँ नेट कांटेक्ट फोर्स है कौन सा, अगर आप देखेंगे तो नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, mg के, तो विच इज इक्विवेलेंट टू mg। सो नेट कांटेक्ट फोर्स जब भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू mg। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, कि चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो चाहे कांस्टेंट स्पीड से, जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो mg के बराबर है। ये तो रहा केस नंबर 1। अब इसी सेम सिचुएशन में अगर मान लिया यही सेम कहानी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पूछा गया होता, केस नंबर 2, ठीक है, ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब इस सिचुएशन को भी थोड़ा समझ लेते हैं बहुत ही प्यार से। सिचुएशन ये है इंक्लाइन प्लेन के अंदर कि यहां मान लिया इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहां से एंगल थीटा है, तो अगर मास m है तो ऑब्वियस है mg इधर, और अभी आप इतना तो जानते ही हो कि mg cos थीटा इधर और mg sin थीटा इधर। अब आप जानते हो कि इसके ऊपर जो mg लगा हुआ है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो इसके ये दोनों कंपोनेंट भी नॉन कांटेक्ट होंगे। अब अगर ये यहां रेस्ट है, बॉडी कैसा है, बॉडी इज एट रेस्ट, मान लेते हैं कि बॉडी कैसा है, इज एट रेस्ट, तभी आपसे ये पूछा जा रहा है, या फिर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, और v कांस्टेंट, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। ऐसे में क्या होगा, कुछ ना कुछ मान लिया यहां फ्रिक्शन लगा हुआ है, इस तरफ ध्यान देंगे तो फ्रिक्शन है, और यहां एक नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीनों, इसी के ये दोनों कंपोनेंट है, ये तो नॉन कांटेक्ट है। अगर कांटेक्ट फोर्स की बात की जाए तो एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि सरफेस लगा रहा है, और एक फ्रिक्शन है जो कि कांटेक्ट की वजह से लगता है, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे। यस और नो, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, 90 के ऊपर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा। अगर पूछा जाएगा कि बताओ वो रिजल्टेंट कितना, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, अभी भी अगर आपसे पूछा जाता कि नेट फोर्स कितना, रिजल्टेंट फोर्स कितना, तो आप कहते हैं 0। लेकिन अगर पूछा जाता रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कितना, रिजल्टेंट कांटेक्ट या नेट कांटेक्ट फोर्स कितना, तो ऑब्वियस है कि कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन और नॉर्मल है, इनका रिजल्टेंट ठीक बीच में। तो अब आपको इतना तो पता ही है कि अगर दो फोर्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो a² + b² का अंडर रूट होगा। आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी है। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स n² + fr का स्क्वायर। अब थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं डिटेलिंग के साथ। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो यहां दो बातें हैं। एक तो ये जो फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे mg sin थीटा के इक्वल है। फ्रिक्शन एग्जैक्टली इक्वल है किसके, mg sin थीटा के। एंड अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल रिएक्शन बताओ किसके इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन, तो आप कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है किसको, तो आंसर इज mg cos थीटा को। यहाँ mg cos थीटा है तो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है ये mg cos थीटा को। अगर आप इसको यहां रखें, सो नेट कांटेक्ट फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो √of mg sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस mg cos थीटा का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं आप जानते हैं mg² को बाहर लेंगे
तो नेट कांटेक्ट फोर्स जो आएगा mg आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट में mg का स्क्वायर कॉमन लेकर के फिर स्क्वायर को का रूट mg होता है, बाहर लिया तो केवल mg, अंदर देखा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया जिसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब जो नेट कांटेक्ट फोर्स आया वो कितना आया, तो आंसर इज नेट कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू mg। आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर है। तो चाहे कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल सरफेस पे हो, अगर रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका नेट कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज कितना होता है, mg के इक्विवेलेंट। तो ये फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट है। यहां मैंने फ्रिक्शन को म्यू mg cos थीटा यानी म्यू टाइम्स ऑफ n नहीं लिया है। कारण ये है कि मुझे पता नहीं है कि ये एंगल ये फाइनल एंगल है या नहीं है, ये एंगल ऑफ रिपोज है या नहीं है। फिर से एक बार कह देता हूं, जब म्यू एफ आर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n या म्यू mg cos थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, हर वक्त सही नहीं है। बिफोर दैट लेवल जो भी फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। mg sin थीटा हमेशा ट्रू होता है, लेकिन अगर ये फाइनल वाला एंगल है, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज होता तो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता। उस वक्त mg sin थीटा वाली बात भी सही होती और म्यू टाइम्स ऑफ n यानी कि म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा वाली बात भी सही होती। तो ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि नेट कांटेक्ट फोर्स। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखिए, 27 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, यानी फ्रिक्शन वाले प्लेन पे आ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंगल मेड बाय प्लेन इज थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल्स टू mg इज द राइट ऑप्शन। इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन, तो आपको इस लेवल में ध्यान रखना है। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अपने आप में खूबसूरत टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, वैसे तो ये क्वेश्चन भी है 12 में आया हुआ है AEEE में, और अक्सर आपके मॉड्यूल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घूम फिर करके आ सकता है, नीट या फिर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक का नाम है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव यानी मान लिया सिचुएशन ये है कि एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसका मास m है। तो अगर इसका मास m है तो ऑब्वियस है mg इधर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां होगा, इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है मान लिया वो μs है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हो, वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ mg, म्यू टाइम्स ऑफ mg यानी म्यू टाइम्स ऑफ n, म्यू टाइम्स ऑफ n और इजी को म्यू टाइम्स ऑफ mg कह सकते हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मुझे इसको मूव कराना है तो मुझे इससे तो ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये मूव करेगा। तो अब यहां एक कंफ्यूजन आ जाती है। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि मान लेते हैं यहां कोई फोर्स लगा है तो मूव यानी कि मूव करने के लिए जो ये फोर्स लगा है, जो ये फोर्स लगा है, ये फोर्स F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। ये वाली स्टोरी है। हाँ, ये स्टोरी सही है, बट किस केस में? इफ फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल, फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है तो ये कहानी बिल्कुल सही है, इस कहानी में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब थोड़े उलझ गए होंगे आप, या उलझ सकते हैं, हो सकता है आपको समझ भी आ गया हो सकता है आप थोड़े उलझे भी हो। समझ तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है तब ये स्टोरी बिल्कुल सही है। लेकिन इफ इन केस अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगा, क्योंकि फोर्स मिनिमम पूछा था, तो क्या ये मिनिमम अमाउंट हो सकता है या इससे भी कम फोर्स लगा के भी इस ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं या मूव करा सकते हैं? तो आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब फ्रिक्शन इतना लग ही रहा है तो इससे कम फोर्स लगा के कैसे मूव करा सकते हैं? मतलब ये फोर्स मिनिमम नहीं है, दिस फोर्स इज नॉट मिनिमम,
ध्यान रखिएगा, दिस फोर्स इज नॉट मिनिमम, ये फोर्स मिनिमम नहीं है, ये सिर्फ तब मिनिमम है जब फोर्स की डायरेक्शन फिक्स हो जाए कि ये हॉरिजेंटल लगा हुआ है, तो इन ऑल केस, इन ऑल केस, ठीक है, हर केस में ये मिनिमम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा केस है जिसमें ये मिनिमम नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू टाइम्स ऑफ एन हो जाए, लेकिन अगर एक फोर्स हम ऐसा लगा दें जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को ही घटा दे, ये बड़ी अजीब बात है, नॉर्मल रिएक्शन को ही घटा दे, ऐसा कैसे पॉसिबल है बताता हूं आपको, दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ब्लॉक है और हमने कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, एफ, ग्राउंड से थीटा डिग्री के ऊपर। अब आप ध्यान देंगे तो इस एफ के दो कंपोनेंट लगेंगे, एक तो इस तरफ एफ कॉस थीटा और एक इस तरफ लगेगा एफ साइन थीटा। क्या ये एफ साइन थीटा mg को अपोज कर देगा? इसकी वजह से क्या ये थोड़ा लाइटर हो जाएगा? लाइटर, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है क्या वो थोड़ा लाइटर फील करेगा? तो क्या इनके बीच की इंटरलॉकिंग थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी? इंटरलॉकिंग रिड्यूस होने से नॉर्मल रिएक्शन रिड्यूस हुआ, या नॉर्मल से इंटरलॉकिंग रिड्यूस हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन जब रिड्यूस हुआ तो ऑब्वियस फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, तो ये कम फोर्स में भी चलने लग जाएगा आराम से। आई होप आपको ये समझ आ गई कि जब बात मिनिमम की हो रही है तो अगर मैं इस फोर्स को सीधा न लगा के थोड़ा ऊपर लगा दूं तो ये ऊपर का एक हिस्सा इसको चलाएगा, दूसरा हिस्सा इसको लाइटर कर देगा, थोड़ा हल्का कर देगा, इंटरलॉकिंग थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के स्लाइड कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो अमाउंट पहले चाहिए था उससे कम अमाउंट लगे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब अब ये थोड़ा लाइटर फील करेगा, तो ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसकी कहानी समझ लीजिए। अब ऊपर की तरफ दो चीजें लग रही हैं, कौन कौन से? एक तो एफ साइन थीटा और प्लस नॉर्मल रिएक्शन, जो कि बैलेंस कर रहे हैं दोनों मिलकर के mg को। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अब थोड़ा कम हो चुका है, mg माइनस एफ साइन थीटा। पहले नॉर्मल रिएक्शन पूरे mg को बैलेंस कर रहा था, लेकिन अब पूरे mg को नहीं, mg को कुछ पार्ट तो रिड्यूस कर दिया साइन थीटा ने, तो जो बचा वो ही सिर्फ नॉर्मल के पाले में आया, उसी की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल की। तो आई होप आपको ये वाली स्टोरी समझ आ गई कि ये नॉर्मल है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन की फॉर्मूला कितना हो जाएगा? लिमिटिंग, अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो अब थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ n, यानी कि म्यू टाइम्स ऑफ mg माइनस एफ कॉस थीटा। अब सिचुएशन बहुत प्यारी है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो जो मूव कराने वाला फोर्स है वो एफ कॉस थीटा है। वो कितना है? एफ कॉस थीटा है। सो ये स्टोरी तो क्लियर हो गई कि जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है जो इसको मूव कराएगा वो एफ कॉस थीटा है। सो अगर एफ कॉस थीटा का काम है इसको मूव कराना, तो क्या अब ये एफ कॉस थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए? दिस इज द स्टोरी कि एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए मूव करने के लिए, यानी कि टू मूव, ध्यान रखिएगा, टू मूव एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात पता होनी चाहिए, एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। ये स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं अगर आपको ये सिचुएशन क्लियर है कि एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन के बराबर होना चाहिए, तो एन क्या था? तो आंसर इज एन था mg माइनस एफ साइन थीटा। आई होप आपको ये कहानी क्लियर है। थोड़ा सा और रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg और माइनस म्यू एफ साइन थीटा। थोड़ा ब्रैकेट ओपन किया है, एफ और एफ के टर्म को एक साथ ले जाओ ताकि एफ को हम कंसीडर कर सके। तो अगर ये इधर आ जाएगा और एफ कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। तो अगर केवल f के बारे में पूछा जाए कि ये मिनिमम जो फोर्स है या ये जो फोर्स है उसकी कहानी क्या है, तो आप कहोगे f शुड बी इक्वल्स टू म्यू mg टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये कहानी आपको क्लियर है।
तो ये इस फोर्स के बराबर या बड़ा होना चाहिए, मतलब लिमिटिंग अगर पूछा जाए तो बराबर, थोड़ा सा इससे बड़ा ही होना चाहिए। तो अगर हम चाहें तो अगर मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है वो म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो अभी एक बात और अधूरी है, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, हमें कहीं ना कहीं क्लियर है कि वो मिनिमम फोर्स इस चीज के बराबर होना चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि मान लो आपको एंगल भी नहीं पता, केवल क्वेश्चन में mg के फॉर्म में अगर इसको ले आना हो, तो एक तो स्टोरी ये है कि गिवन थीटा के हिसाब से आप फोर्स मिनिमम निकाल सकते हो, अदरवाइज आप थीटा के रिस्पेक्ट में अगर नहीं निकालना चाहते, यूनिवर्सली एफ मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो आपको एक और बात के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर ये मिनिमम चाहिए, अगर फोर्स मिनिमम, तो अगर ये मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये वाली लॉजिक ध्यान से समझ सकते हैं कि फॉर एफ मिनिमम क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर, किसी भी रिलेशनशिप का जो डिनोमिनेटर है तो वो कैसा होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम हियर। इसका मतलब ये मैक्सिमम होनी चाहिए। अब अगर इसका मैक्सिमा निकालना है, इसकी मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी है, तो आप जानते हो ये पूरा फंक्शन थीटा के फंक्शन में है, अगर ये पूरी रिलेशन थीटा के फंक्शन में है। सो फॉर मैक्सिमा, अगर हमें मैक्सिमा निकालनी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इसके डेरिवेटिव को, मतलब ये पूरा फंक्शन जो थीटा का फंक्शन है, अगर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट होगा। अगर इसकी वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है। आई होप आपको ये वाली कहानी क्लियर है। जब भी हम मिनिमा या मैक्सिमा निकालते हैं तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि अपना ऐसा मानना है कि जो भी वेरी करने वाला टर्म होगा उसकी एक मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू जो होगी वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, और फिक्स्ड वैल्यू को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी फाइनल वैल्यू जीरो ही आती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस लॉजिक को हमेशा से यूज करते आ रहे हो, मैक्सिमा मिनिमा वाली डिफरेंशिएशन में आप ये पढ़ाया भी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत है तो आप वहां पढ़ भी सकते हो, डिफरेंशिएशन के लास्ट मैक्सिमम मिनिमा का टर्म हम डिस्कस करते हैं, तो ये लॉजिक हमेशा से यूज करने का है। खैर, ओवरऑल अगर इसको सॉल्व करने को बोला जाए तो डी बाई डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्लस म्यू कॉस थीटा साइन का हो जाएगा कॉस इज इक्वल टू 0। तो ये राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी म्यू की वैल्यू टेन थीटा के ठीक इक्वल हो जाएगी। यानी ये स्टोरी क्लियर हुई कि म्यू कहीं ना कहीं किस चीज के इक्वल है, टेन थीटा के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है। आई होप आपको ये क्लियर है। ये मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। तो अगर मैक्सिमा की कंडीशन में म्यू टेन थीटा के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, तो कल को जब एफ मिनिमम को और रिजॉल्व करना होगा तो हमें कॉस और साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब हालांकि तरीके बहुत हैं, आप चाहो तो अगर टेन पता लग गया कि टेन थीटा म्यू के बराबर है तो आप साइन और कॉस भी निकाल सकते हैं, इजंट इट। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू है तो इसको म्यू बाई 1 माना जा सकता है। अगर ये म्यू है, ये 1 है, तो जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, या 1 स्क्वायर प्लस म्यू हो जाएगी, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा, तब भी आपके पास आसान है, म्यू बाई म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट। आपसे पूछा जाएगा कॉस थीटा, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर या म्यू स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपको ये दोनों कहानियां क्लियर है कि साइन क्या और कॉस क्या। तो टेन पता लग गया तो साइन कॉस भी पता लग जाएगा। इसको निकालने के और भी मेथड्स हैं। मैंने एक सिंपल वाली बात कही है कि अगर टेन थीटा म्यू के रिस्पेक्ट में पता लग गया, कल को हम लोग इस एंगल को चाह रहे थे कि म्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो, एक फिक्स्ड वैल्यू के टर्म में कन्वर्ट हो, वेरिएबल कम से कम हो रिलेशनशिप में, तो जो भी रिलेशन है उसमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम डिपेंडेंसी चाहिए, तो उसके लिए कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट थी। मैक्सिमा की कंडीशन पता लग गई और टेन थीटा पता लग गया तो साइन और कॉस पता लग गया। अगर ये तीनों पता है इस रिलेशन में, आप चाहो तो पुट कर सकते हो। सो जो एफ मिनिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो ऊपर है म्यू एम जी, नीचे क्या है कॉस थीटा प्लस, अब एक काम करिए, ये जो कॉस थीटा है ध्यान रखिएगा प्लस म्यू साइन थीटा, इसमें से अगर कॉस थीटा को आप कॉमन ले लो, म्यू एम जी थोड़ा सा और आसान कर देते हैं इसको। अगर आप कॉस थीटा को कॉमन ले लोगे
तो 1 प्लस साइन बाई कॉस 10 होता है, 10 को म्यू कहते हैं, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ आया आपको। कॉस कॉमन लिया तो ये आ गया 1, ये आ गया म्यू टेन थीटा, साइन बाई कॉस, यहाँ नहीं है कॉस तो डिवाइड में जाएगा, तो साइन बाई कॉस 10 और टेन थीटा की वैल्यू म्यू, तो म्यू इंटू म्यू म्यू स्क्वायर। आई होप क्लियर है। तो ये वाला थोड़ा और आसान हो गया, बचा सिर्फ एक कॉस। कॉस की वैल्यू यहाँ पता है, कॉस की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, कॉस की वैल्यू यहाँ है रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब क्या करना है, म्यू एम जी और डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस 1 बाई रूट है तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब ये टर्म रूट में है और ये पावर 1 में है, तो 1/2 से 1/2 रिजॉल्व होगा। सो जो एफ मिनिमम का फॉर्मूला हो जाएगा वो आई होप आपको क्लियर है। वो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इससे इसको काटा तो सो एफ मिनिमम का जो फॉर्मूला हुआ वो आया म्यू एम जी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये, तो आपको ध्यान रखना है। फिर से क्या किया, इसकी पावर 1/2 थी, 1/2 से पावर 1 कटा तो नीचे 1/2 आया, यानी नीचे रूट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। फाइनली रिजॉल्व करके ये वाली बात सिचुएशन आई। तो 2012 में वैसे आया था, लेकिन हर इंस्टीट्यूट के हर मॉड्यूल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है, अदर टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आता है, कभी भी जेईई और नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो म्यू एम जी अपॉन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर है। इतना फोर्स अगर आप लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। इसमें एंगल वेंगल की कोई जरूरत नहीं, किस एंगल पे लगाएंगे ऐसा कुछ नहीं, बस म्यू के टर्म्स में एफ मिनिमम आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी मिली। तो अभी तक की स्टोरी में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन जाना और हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन उसकी वैल्यू जाना, और स्टैटिक और लिमिटिंग से जुड़े हुए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और साथ में कुछ कंडीशंस लाइक मिनिमम कंडीशन जाना। साथ में हमने कुछ और भी चीजें इससे रिजॉल्व करी, कुछ एग्जांपल्स भी देखे। अब फाइनली वक्त है काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ बढ़ने का कि आखिर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इतनी टेक्निकलिटी नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन में जितने स्टैटिक में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं काइनेटिक की तरफ और देखते हैं कि आखिर उसमें क्या है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो मेन कहानी क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन में, आपको मैं दिखाता हूं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहां दिखा दिए हैं आपको डायरेक्टली, ताकि थोड़ा समय बचे। देखिए जैसे इसका नाम है, पहली बात काइनेटिक में मैं पर्टिकुलरली स्लाइडिंग की बात करता हूं। तो कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, आपको भी ये बात क्लियर है कि मोशन में होगा तो लगेगा। दूसरा, नॉट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब जैसे स्टैटिक में था कि फोर्स लगेगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, यहां ऐसा नहीं है। कांस्टेंट स्पीड से भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तब भी उसके ऊपर लगेगा, मतलब बॉडी के ऊपर जरूरी नहीं कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स लगा हो तभी ये फ्रिक्शन लगेगा। कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तब भी लग जाएगा, चलना जरूरी है, चलते ऑब्जेक्ट के ऊपर लग जाता है। यानी कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बातचीत ये है कि जैसे स्टैटिक एक वेरिएबल था, 0 से लिमिटिंग तक वेरी करता था, ऐसा काइनेटिक में नहीं होता। इसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी। ये सिर्फ बेसिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, रन टाइम पे इसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होती अनटिल अनलेस की नेचर ऑफ सरफेस में चेंज ना आ जाए या फिर नॉर्मल रिएक्शन में चेंज ना आ जाए, तो ये कांस्टेंट रहता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बातचीत ये है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कि काइनेटिक फ्रिक्शन की यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो लिमिटिंग से थोड़ा कम होता है। आप कारण कुछ भी मान सकते हो, शायद ये भी हो कि चलते वक्त इंटरलॉकिंग उतनी इंटेंसिव नहीं होती जितनी कि स्टैटिक में रहती है। तो एक बार अगर वो चलना शुरू कर दे तो बहुत डीपली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए जो अमाउंट रहता है वो लिमिटिंग से थोड़ा सा कम रहता है, माइनर कम रहता है। यानी कि जो म्यूके है वो स्लाइटली लेस देन म्यूएस है। हालांकि किसी न्यूमेरिकल में अगर म्यूके म्यूएस अलग अलग नहीं दिया होगा तो म्यूएस म्यूको को सेम, केवल मानो म्यू दे दिया, तो आपको स्टैटिक और लिमिटिंग और काइनेटिक को सेम ही मानना है, क्योंकि वैसे भी इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है। तो इसकी वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा लेस होगा।
इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कल को पूछा जाए कि फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स अप्लाइड का ग्राफ बनाइए, तो आप जानते ही हैं स्टैटिक फ्रिक्शन तो ऐसा रहता है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वो बढ़ेगा एक लेवल तक। ये लेवल को आप कहते हो, जानते हो आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कहते हो। अब जो लिमिट क्रॉस होने के बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइटली कम होता है और कांस्टेंट होता है। तो ये वाली जो ग्राफ है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का है, ये वाला जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का है, और जो टॉप का पॉइंट है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को शो करता है, और जो काइनेटिक की वैल्यू है वो लिमिटिंग से थोड़ी सी कम होती है। सारी बातें इस ग्राफ के अंदर आ गई। ये अप्लाइड फोर्स है और ये लिमिट और ये फ्रिक्शन है, ध्यान रखिएगा, इस तरफ फ्रिक्शन और इस तरफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाइड। तो ये उसका रिलेशन है, कितना भी फोर्स अप्लाई करो काइनेटिक फ्रिक्शन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है, इसका ध्यान रखना है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट हो गया, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि म्यू के स्लाइटली लेस देन म्यू एस होता है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड वाइज सेम स्टोरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फ्रिक्शन म्यू के टाइम्स ऑफ एन लगेगा, जहां म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो ये तो ओवरऑल स्टोरी रही जो आई होप आपको क्लियर है। इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रन टाइम पे चल रहा है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो अगर ये स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा लगेगा, बैकवर्ड। मान लो ये इस तरफ मूव कर रहा है, मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो अगर आपने इस तरफ फोर्स लगाया F, इस तरफ लगा F के, तो इस बॉडी का जो नेट एक्सेलरेशन होगा, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपसे पूछा कि जाए कि नेट एक्सेलरेशन बताओ, तो आप ये कहेंगे A इज इक्वल टू, आप पहले से भी जानते हो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाई मास होता है। अब अगर मल्टीपल फोर्सेस लगेंगी तो आप नेट फोर्स निकालोगे और उसको टोटल मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि नेट फोर्स कितना, तो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्योंकि F राइट लगा है, फ्रिक्शन लेफ्ट लगा है, अपॉन मास, ये नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कोई भी कल को क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको नेट फोर्स निकालना है, उसको मास से डिवाइड करना है। तो इसके मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस। छोटे मोटे एग्जाम्पल में दिखा देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था, और इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्लाइडर वाला, और इसमें 4 kg यहाँ सस्पेंडेड है, 40 kg है, म्यू 0.02 दे रखा है। अगर प्रॉपर विजिबल ना हो तो मैं बताऊं आपको, 0.02 इसका म्यू दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 0.02, और पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो फिर से वही बात, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, नेट फोर्स अपॉन मास टोटल, जो भी टोटल मास मूव करेगा। अगर आप पूरे सेटअप में ध्यान दें तो इस पूरे सेटअप को मूव कराने में जो रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है वो इस भाई साहब का वेट, ये जो ब्लॉक है इनका वेट 4 kg इनका मास है, इनका वेट है 40 kg। तो अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो आप नेट फोर्स में सिर्फ इसका वेट ले लेते, यानी कि mg का मतलब 4 इंटू जी को फिलहाल मैं 10 मान लेता हूं, तो 40 आ जाता। अगर G10 लेने को भी बोला है, अगर ये स्मूथ रहता तो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम ये है कि यहां जो ये ब्लॉक है, छोटा वाला ब्लॉक mg, यहां फ्रिक्शन भी है, तो वो उसका अपोज करेगा। मास टोटल में कौन सा है, 4 + 40, ये दोनों मासेस मूव करेंगे, पूरा सिस्टम मूव करेगा, तो 4 भी नीचे जाएगा और 40 भी मूव करेगा। तो टोटल मास कितना है, तो 4 + 40। अब क्वेश्चन ये है कि mg कौन सा वाला, इस भाई साहब का मतलब ये हो जाएगा 40 माइनस फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू टाइम्स ऑफ एन। म्यू कितना है, 0.02, आप चाहो तो इसको 2/100 लिख सकते हो। और एन किसका, इस वाले का एन, नॉर्मल रिएक्शन इसका, तो 40 × 10 म्यू mg, तो 40 × 10 ये हो जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू, और अपॉन 44। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 काटा, 4 to 8, यानी एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 40 - 8 यानी कि 32 / 44।
और सॉल्व करना चाहे तो लिख सकते हैं 16 डिवाइड बाई 22, और सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 8 बाई 11, 2 से डिवाइड करते चले गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में है? यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको फुल्ली बेस्ड क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा आता है तो आपको पता लगा इस पूरे सेटअप में नेट फोर्स ये है, लेकिन अब क्योंकि फ्रिक्शन लगा है तो फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा। फ्रिक्शन इस वाले सरफेस पे लग रहा होगा तो म्यू टाइम्स ऑफ एन में म्यू टाइम्स ऑफ एम जी में इसका मास लेंगे, तो इसलिए इसका मास हमने लगा करके सॉल्व किया और निकाल लिया। तो ये ओवरऑल क्लैरिटी के साथ आपको समझ आया कि कल को काइनेटिक फ्रिक्शन से कोई बात पूछी जाती है तो आप निकाल सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन रेस्ट रफ सरफेस। तो एक ब्लॉक है और यहां इसको प्लेस किया गया है इस ब्लॉक के ऊपर, और लिखा है 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा, इस ब्लॉक का मास 5 kg है, 5 kg, और लिखा है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू डिस्टेंस 50 मीटर इन 10 सेकेंड। तो रेस्ट में शुरू में रखा था, यानी कि u इज इक्वल टू 0 था, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, और कहा गया है कि इन 10 सेकेंड्स ये जो s ट्रेवल करता है वो 50 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो मोशन की इक्वेशन लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। थोड़ा देख तो लें इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है, तो ये तो u 0 है, तो हाफ a और t का स्क्वायर का मतलब 100, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू है 50 मीटर है, s की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 मीटर, तो 50 इंटू 200 डिवाइड बाई 100, यानी कि 100 डिवाइड बाई 100 कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो इस बॉडी के ऊपर हमें मिला है। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब अगर हमें इस सिस्टम के ऊपर इफेक्टिव एक्सेलरेशन पता लग गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा ब्लॉक है 5 kg का, इसके ऊपर इधर लगा है 30 न्यूटन, इधर लगा है फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जरा निकालें एक रिलेशन, देखें FBD। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 माइनस फ्रिक्शन। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू नेट एक्सेलरेशन यानी इफेक्टिव एक्सेलरेशन, यानी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 30, और माइनस फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, एन का मतलब mg यानी 5 इंटू 10। तो इसको इधर भेजिए, इसको इधर, यानी 10 इंटू 5 50 म्यू इज इक्वल टू 30 माइनस 25, 30 माइनस 5 25, सो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बाई 50, 25 बाई 50 इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5। तो आई होप कि आपको म्यू की वैल्यू निकल गई जो इस क्वेश्चन में पूछा था। तो FBD वाली प्रोसेसिंग पहले से हम जानते हैं, अदरवाइज आप यहां दोबारा समझ सकते हो। 30 इधर, फ्रिक्शन इधर, फिर भी नेट एक्सेलरेशन 1, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला राइट फोर्स माइनस लेफ्ट, ये है 5, इस पूरे फ्रिक्शन को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाओ, 30 माइनस 5 25, और इसका फॉर्मूला mg म्यू mg यानी 50 म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5 आ गया। तो आई होप आपको क्लियर है। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 2023 का ही क्वेश्चन है जो कि एक आसान सा क्वेश्चन कहा जाएगा, पूछा गया है काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड। आइए देखिए और क्या है। एक और क्वेश्चन है, लिखा है गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स स्लाइड डाउन 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक्स स्लाइड डाउन ऑन आइडेंटिकल परफेक्टली स्मूथ सरफेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा ये 2023, 2018, 2005, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने कहा है कि एक ये प्लेन सरफेस है, सेम 45 डिग्री है, कोई भी एंगल हो उससे क्या फर्क पड़ता है, और यहां एक रफ है सेम थीटा, और यहां भी थीटा। इस पे आने में ये स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ है, और ये रफ है। अब इसके ऊपर आने में अगर इसको t लग रहा है तो इसके ऊपर आने में n टाइम्स ऑफ t लग रहा है। लिख रहा है कि इंक्लाइन पे ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स टू द टाइम ऑफ स्लाइड डाउन, यानी इसके ऊपर आने में n टाइम्स ऑफ t लग रहा है।
तो आपको यहाँ का म्यू बताना है। दिस इज द क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस इंक्लाइन प्लेन। देखिए अगर मान लेते हैं थीटा, वैसे तो एंगल गिवन है लेकिन थोड़ा जनरलाइज कॉन्सेप्ट से सोचिए। अगर इधर वाली डिस्टेंस डी ट्रेवल कर रहा है और नीचे जी लग रहा होगा, इधर जी कॉस थीटा, तो इधर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो लग रहा होगा जी साइन थीटा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा, मान लेते हैं यू जीरो है, तो एज टाइम इज इक्वल टू टाइम स्लाइड डाउन का जो टाइम होता है वो √2h/g होता है फ्री फॉल का, से गिरा रहा है। आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। अगर आप किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरफ के डिस्टेंस अगर डी ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ का लेना होगा। कौन सा? जी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इस तरफ के डिस्टेंस आप डी ले रहे हैं तो इस तरफ का एक्सेलरेशन भी कितना लेना पड़ेगा? जी साइन थीटा। एक ही बात है। यानी कभी भी अगर टाइम निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? √2d डिवाइड बाई इफेक्टिव एक्सेलरेशन। आप चाहो तो इसको जी साइन थीटा ले सकते हो। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां फ्रिक्शन आ जाता है। अगर फ्रिक्शन यहां पे आ जाएगा, फ्रिक्शन की कंसीडरिंग अगर हम यहां पे करेंगे तो हमें फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा यहां। अब फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, अब उसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन आ जाए, फ्रिक्शन भी है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा तो नीचे के ऊपर अगर उसका मास mg है तो जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कहीं ना कहीं जी साइन थीटा लग रहा होगा, इजंट इट? जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ वो mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, ये तो फोर्स है। मास हटा दो तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना? तो म्यू जी cos थीटा। मास हटा दिए। अगर एक्सेलरेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना? तो म्यू जी cos थीटा। फोर्स कितना? म्यू mg, म्यू n काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू n और n की वैल्यू mg cos थीटा। तो आई होप इतने क्लियर है। तो यहां जो नेट एक्सेलरेशन बनेगा क्या वो बनेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, इजंट इट? अगर आप चाहो तो जैसे पुराने वाले में तो जब फ्रिक्शन नहीं था तब तो केवल जी साइन थीटा था। अब ये जी साइन थीटा माइनस ही आ रहा है। अगर जी साइन थीटा यहां से कॉमन ले ले, जी साइन थीटा कॉमन, तो यहां बचेगा 1 माइनस ये म्यू जी, म्यू तो बचेगा ही बचेगा, जी बाहर ले लिया, कॉस बाई साइन, कॉट, कॉट को चाहो तो आप लिख सकते हो 10 या फिर कॉट लिख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉट थीटा, इजंट इट? तो ये नेट एक्सेलरेशन की बात हो गई। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि थीटा की वैल्यू 45 है तो tan थीटा cot थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45 क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, तो अभी यहां थीटा ही लेकर के चलते हैं, उसे कोई दिक्कत वाली बात। चाहो तो आप 45 ले लो, चाहो तो आप थीटा ही ले लो। यहां cot थीटा की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू tan 45 cot 45 1, तो a नेट इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा 1 माइनस म्यू। मैं फिर से कह रहा हूं यहां 45 लेकर के चलना चाहिए, मैं सिर्फ ये इसलिए इसको ले रहा था ताकि एक कंपैरिजन कर सके। तो ये नेट है। तो ऐसे केस में जब आप यहां का टाइम पीरियड निकालोगे तो यहां का फॉर्मूले में बाकी सब तो सेम रहेगा, केवल एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा जी साइन 45 डिग्री या थीटा डिग्री 1 माइनस म्यू। तो ये हो गया टी डैश की वैल्यू, टी डैश की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो आई होप आपको इक्वेशन 1 जो कि ये है और इक्वेशन 2 दोनों क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि टी डैश जो है वो n टाइम्स ऑफ t के बराबर है। इसका मतलब जो 2d है वो n टाइम्स ऑफ t, एक काम करते हैं रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 2d अपॉन जी साइन थीटा 1 माइनस म्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, और रूट वाली चीज तो एज इट इज हट जाएगी, एज इट इज आ जाएगी 2d अपॉन जी साइन थीटा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए तो n बस, क्योंकि n टाइम्स ऑफ t था, दोनों साइड स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट हट गया बस। अब इससे ये पूरा टर्म कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर। आप चाहें तो इस टर्म को इधर ले आए, इस टर्म को यहां, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर। तो म्यू इधर आ जाएगा, ये इधर, तो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से क्लियर है
कि इस केस में म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट में क्या था, आपने इसीलिए थीटा 45 लो या एज इट इज थीटा रख दो, बात कठी जानी है, सिर्फ यहां लेना पड़ा क्योंकि ये तम थोड़ा आसान करना था, तो उसकी वजह से काफी आसान हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि पहले स्मूथ सरफेस का टाइम, फिर रफ का टाइम। रफ में सिर्फ ये एक्सेलरेशन निकालना एक थोड़ा सा लिटिल बिट चैलेंजिंग पार्ट है, उसके लिए आपको काइनेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे ही निकाला उसके बाद इक्वेट किया, सॉल्व किया, यू विल गेट योर राइट आंसर या डिजायरेबल आंसर। तो आई होप आपको ये वाली स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हुई। तो ये रहा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा करनी है। एक आखिरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ फटाफट। बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी थोड़ी बहुत है उसको जान लीजिए। एक्चुअली जो रोलिंग मोशन होता है, पहले एक कॉन्सेप्ट खूबसूरत टर्म है, इसको आपको जानना चाहिए कि जब भी रोलिंग मोशन की बात करते हैं, रोलिंग मोशन की, तो ये एक अलग सा मोशन है। यहां फ्रिक्शन अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन हेल्प करता है। फ्रिक्शन अगर हेल्प ना करे तो कोई बॉडी रोल नहीं कर पाए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां आया, ये वाला पार्ट फिसलना चाह रहा है यहां से, पर यहां का स्टैटिक फ्रिक्शन इसे रोक देता है, मूव नहीं करने देता, ब्लॉक कर देता है। अगर ये फिसलने अलाउ कर जाए, कोई भी बॉडी अगर रोल कर रही है और यहां फ्रिक्शन उस व्हील को वहीं ना रोक दे, तो फिसल जाएगी, स्किड कर जाएगी, मतलब स्लिप कर जाएगी, और फिर गाड़ी आगे मूव नहीं कर पाएगी, पहिए ऐसे स्लिप करेंगे। ऐसे देखा होगा आपने, जब नीचे काफी कीचड़ हो या गंदगी हो तो पहिए फिसलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब अगर नीचे फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी चीज रोल नहीं कर सकती। तो एक्चुअल में जो रोलिंग मोशन है वहां फ्रिक्शन मदद करता है, वहां फ्रिक्शन हेल्प करता है। तो ये एक अलग तरह की बात है। अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी बॉडी रोल कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन हेल्प करता है। तो ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहां एक नया पॉइंट आता है कि क्या किसी चलती हुई चीज पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। तो हाँ, रोलिंग बॉडी रोलिंग मोशन में लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल्स वायलेट हो गए, नहीं, फंडामेंटल वायलेट नहीं हुए। स्टैटिक फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक को फिसलने नहीं दिया, यहीं रोक दिया। जब ये वाला पार्ट यहीं रुका तो बाकी पार्ट आगे जाएगा, मूव कर जाएगा। फिर जब ये वाला पार्ट आगे चिपकेगा तो ये पार्ट यहीं रुकेगा, आगे वाला पार्ट रोल कर देगा। तो इसने इसको मूव नहीं होने दिया। तो बेसिक प्रिंसिपल अभी भी वही है, स्टैटिक फ्रिक्शन ने ब्लॉक कर दिया मोशन को। लेकिन जब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर रोल करती है तो उसमें फ्रिक्शन मदद करता है। रोलिंग का एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं वॉक करना भी है। जैसे कोई भी पर्सन अगर वॉक करता है, जैसे आप अगर वॉक करते हो, तो वॉक करने का सेंस क्या है? वॉक करना भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रोलिंग। आप वॉक करने के लिए अपने पैरों को ऐसे घुमाते हो, तो यहां से आप एक फोर्स लगाते हो पीछे की तरफ। अगर ये सरफेस स्मूथ हो गया तो आपके पैर फिसल जाएंगे और आप गिर जाओगे। तो आपके पैरों को फ्रिक्शन यहां ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से आप अपनी एंकल उठाते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो आपका वॉक करना भी एक रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल है। पूरी बॉडी रोल नहीं कर रही, सिर्फ पैर पार्शियली रोल कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ग्राउंड पे रखा, ग्राउंड ने फिसलने से रोक दिया, फिर आप आगे बढ़ गए, टर्न कर गए, तो एंकल उठाया और आगे बढ़ गए। तो उसमें भी यही हो रहा है, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो आपके पैर फिसल जाते और आप कभी चल नहीं पाते। तो चलना, रोल करना, इन सब में फ्रिक्शन हेल्प करता है। और जो फ्रिक्शन प्रिलिमिनरी यहां काम करता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसका ध्यान रखना है। फिर अब एक नया क्वेश्चन आता है कि फिर रोलिंग फ्रिक्शन का टर्म कहां से आया, क्योंकि फ्रिक्शन वर्ड में रोलिंग के साथ फ्रिक्शन वर्ड आ रहा है। इसका मतलब रोलिंग मोशन का भी कोई अपोज है क्या? यस, एक प्रॉब्लम है यहां। वो प्रॉब्लम क्या है कि वैसे तो रोलिंग मोशन ठीक है, उसमें फ्रिक्शन मदद ही करता है। व्हील का इन्वेंशन इसीलिए तो सबसे एक बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रोल कर रही है, अगर ये सरफेस रिजिड नहीं हुआ, इफ सरफेस इज नॉट परफेक्टली रिजिड, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सरफेस की बात। इज नॉट परफेक्टली रिजिड, इसको आप नोट कर लेंगे, मैं तो सिर्फ बता देता हूं, परफेक्टली रिजिड। अब क्या होगा, एक नई सिचुएशन आ जाएगी। देन बॉडी और सरफेस, देयर इज डिप्रेशन इन सरफेस। अब यहां एक नई कॉन्सेप्ट आती है,
डिप्रेशन इन सरफेस और बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी और ग्राउंड, इन दोनों में वो डिप्रेशन कैसा हो सकता है? हो सकता है कि जो रोड है वो ऐसे दब जाए, इसने इस रोड को नीचे की तरफ दबा दिया। अगर इसने इस रोड को नीचे की तरफ दबा दिया तो उसकी इस डिप्रेशन की वजह से एक एडहेशन क्रिएट होगी, चिपकना होगा एडिशनली। ऊपर से मोशन में ये कहीं ना कहीं जो ये कॉनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है वो एक रुकावट पैदा करेगा। एक एडहेशन जो हुई, एक्सेसिव एडहेशन, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस डिप्रेशन की वजह से या तो सीन नंबर 1 ये बन सकता है, या हो सकता है ये स्मूथ हो और जो ये बॉडी हो उसी का पार्ट ऐसे डिप्रेस हो जाए, ऐसे सप्रेस डिप्रेस हो जाए, ये ऊपर से ऐसे ऐसे फ्लैट हो जाए। तो फ्लैटनिंग डिफ्लैटनिंग की वजह से एनर्जी का लॉस होगा, डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन की वजह से एक लॉस होगा। तो जब कभी कोई रोल करते हुए बॉडी स्मूथ ना हो, रिजिड ना हो, सॉरी, और सरफेस रिजिड ना हो, तो जो डिप्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है उस ऑब्स्ट्रक्शन का नाम है रोलिंग मोशन, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन। आई होप आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई बॉडी अगर परफेक्टली रिजिड हो तो क्या उसके ऊपर कभी फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं? क्या वो चलता चला जाएगा? यस, अगर एयर फ्रिक्शन हटा दें, विस्कस ड्रैग हटा दें और किसी स्मूथ सरफेस परफेक्टली रिजिड बॉडी को अगर आप चलाओ तो वो इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। मतलब रोलिंग में कोई ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। ये बहुत खूबसूरत है। तो फॉर परफेक्टली रिजिड इंटरफेस, ठीक है, रिजिड इंटरफेस अगर पूछा जाए, रिजिड इंटरफेस का मतलब दोनों चीजें रिजिड है, नो फ्रिक्शन विल एक्ट इन रोलिंग मोशन। रोलिंग में कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा क्योंकि वहां जो फ्रिक्शन है वो सपोर्ट का है, अपोज का नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है कि इसीलिए तो जब आप मार्बल बॉल्स को किसी टाइल के ऊपर चलाते हो तो बहुत दूर तक चलती चली जाती हैं, क्योंकि मार्बल बॉल भी बहुत ज्यादा रिजिड है और टाइल भी काफी स्मूथ होती है, रिजिड होती है। तो उसको जब चलाते हैं तो वो आगे की तरफ चलती ही चली जाती है, बहुत दूर तक, रुकती नहीं है। तो रुकने का कारण है डिप्रेशन, सरफेस की डिप्रेशन या फिर ऑब्जेक्ट की डिप्रेशन। इसको आप रोलिंग फ्रिक्शन कहते हो। अगर आप यहां तक तो बात आपको समझ आ गई, अब फॉर्मूला वाइज भी कहानी आपको थोड़ा पता होनी चाहिए कि जो रोलिंग फ्रिक्शन का अमाउंट है वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, रेडियस ऑफ व्हील के, आर का मतलब रेडियस ऑफ व्हील, इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ व्हील के। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेडियस ऑफ व्हील। सो ओवरऑल जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं उसका अमाउंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू टाइम्स ऑफ एन बाई आर होता है। बाकी फ्रिक्शंस में म्यू टाइम्स ऑफ एन है, लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें म्यू टाइम्स ऑफ एन बाई आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द व्हील। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट था, खूबसूरत कॉन्सेप्ट रोलिंग फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन की बेसिक्स में एप्लीकेशन पार्ट नहीं कि कल को बैंकिंग ऑफ रोड और ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ये अदर केसेस हैं। ब्लॉक ओवर ब्लॉक की वीडियो में लिंक कर दूंगा, वो भी कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो इसके अदर एप्लीकेशंस तो अलग है, लेकिन जो कोर पार्ट था जिसमें फ्रिक्शन, उसके टाइप्स, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग और इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स, इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड एग्जाम्पल, वो आज हम लोगों ने करे इस पूरे लेक्चर में। होप आपने एंजॉय किया। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपने ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।